Welcome student. Today we discuss history chapter number 1 when where and how कहाँ कब कहाँ कैसे। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, जहाँ हमने सिक्स क्लास में हम एंशिएंट इंडिया के एंशिएंट पीरियड को पढ़े और 7th में मिडिवल पीरियड पढ़े और ये जो है मॉडर्न पीरियड के बारे में है। इसके साथ हम ये जो चैप्टर हमारे अंदर सेंसिबिलिटी पैदा करेगी और अवेयरनेस पैदा करेगी हिस्ट्री के बारे में कि क्या हिस्ट्री की मतलब हिस्ट्री हमको ये सेंसिबिलिटी मतलब होता है अनुभव करने की क्षमता, किसी चीज़ को समझने की क्षमता। अवेयरनेस मतलब दिलचस्पी, किसी में मतलब रुचि लेना, किसी जैसे आपको कुछ जो करने में अच्छा लगता है, जैसे क्रिकेट खेलना किसी को पसंद है, तो ये हमको क्या हमारी जो हिस्ट्री हमें नहीं पसंद है, बोरिंग लगता है, तो ये हमारे में ये समझ विकसित करेगा। साथ में हम जानेंगे कि जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं। यू मस्ट व्यू द सब्जेक्ट नॉट एज द मोर गैदरिंग ऑफ फैक्ट एंड रिकॉर्ड ऑफ इवेंट। हम बस ये नहीं जानेंगे कि इसमें बस क्या डेट दिया होता है, इवेंट दिया होता है, ये युद्ध लड़े, ये राजा ये पैदा हुए, ये मर गए, तो इससे यही हिस्ट्री नहीं है। और सब सोचें और सब जानेंगे कि हिस्ट्री में क्या घटनाओं का क्या महत्व है और ये जो डेट होते हैं उनका क्या वैल्यू है। मस्ट इम्बाइड देम विथ ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। जो भी है इसको हम एक हिस्टोरिकल नज़रिए से देखेंगे। इन दिस चैप्टर बिफोर अनफोल्डिंग द स्टोरी ऑफ आवर पास्ट वी शैल सर्वे द पीरियड एंड डेलिनेट मेजर डेवलपमेंट विथ द टाइम फ्रेम। तो हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जो पीरियड थे उनमें हम तुलना करेंगे, जानेंगे कैसे परिवर्तन। मान लीजिए किसी चीज़ में अगर चेंज जानना हो तो कैसे देख के कैसे जानेंगे, जो पिछला होगा और पास्ट हुआ और जो नया है उन दोनों को देख के ही तो तुलना करके जानेंगे। तो जो अब यहाँ देखते हैं हम, हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ चेंज इन आवर लाइफ। हिस्ट्री क्या है, जो भी हमारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या है, आवर लाइफ इन लास्ट फ्यू ईयर दिस चेंज हैज हैपेंड एट ए मच फास्टर पेस। ये कुछ सालों में, ये बहुत तेज़ी, कुछ सालों में 100 सालों में ये क्या हुआ है, बहुत तेज़ी से हुआ है। ऑन द अदर हैंड हिस्ट्री वार्न अस अबाउट लैप्स इन द पास्ट एंड टीच अस नॉट टू रिपीट द सेम इन फ्यूचर। और साथ में हिस्ट्री हमें ये वार्न करता है कि जब हमने अपने पास्ट में गलतियाँ की हैं उसको वो गलतियाँ को दोहराए नहीं। हिस्ट्री ये तो हो गया, not to repeat the same in future. As far as the change in 20th century are concerned, we have moved from horse carriage to car to flying aeroplane and have even explored space. अब क्या हुआ, हम लोग कार कैरियेज से, हॉर्स कैरियेज से कार से जाने लगे, ठीक, कार आ गया, फिर क्या हो गया, एरोप्लेन बन गया, यहाँ तक कि हम अंतरिक्ष में भी पहुँच चुके हैं। रिवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट ए सी चेंज इन द आवर डे टू डे लाइफ। जो संचार क्रांति, कम्युनिकेशन, जो रेडियो है, टेलीविज़न है, तो इन सब में जो आया परिवर्तन, उसने क्या किया, हमारे जीवन में सी चेंज मतलब बहुत ज़्यादा परिवर्तन, सी चेंज मतलब बहुत ज़्यादा समुद्र के जैसा परिवर्तन ला दिया, बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया हमारी डे टू डे लाइफ में। टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा आर न्यू सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। और टेलीविज़न, रेडियो और सिनेमा जो हैं नए सोर्स थे इंटरटेनमेंट के। दैट हैव गिवन अस एक्सेस टू मोर एंड रैपिड इंफॉर्मेशन। जो क्या करते थे, हमको ज़्यादा और तेज़ न्यू इंफॉर्मेशन हमको देते थे। द ग्रेट मतलब जहाँ हमको पहले सूचना देर से प्राप्त होती थी, टेलीविज़न, रेडियो से कोई भी सूचना बहुत तेज़ी से हमको मिल जाती थी। द ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हैज़
कम आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। जो सबसे बड़ा चेंज आया वो कब आया? कंप्यूटर के आविष्कार के बाद। और फादर ऑफ कंप्यूटर कौन सा है? चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। इट हैज़ ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंज इन द आवर स्पेयर्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये कंप्यूटर ने हमारे सारी मानवीय क्रियाओं को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। द हिस्ट्री ऑफ मोस्ट ऑफ कंट्री इज़ डिवाइड इनटू 3 पीरियड। जो ज़्यादातर हिस्ट्री है किसी भी देश की वो 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। द वर्ड मॉडर्न रिफर्स टू रिसेंट टाइम। और मॉडर्न पीरियड का जो मतलब है वो तत्काल के समय से है। द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बिगिन आफ्टर 1950। तो जो हिस्ट्री शुरू होती है मॉडर्न इंडिया की वो 70-50 से शुरू होती है। कब से शुरू होती है? 70-50 से। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। हम्म 70-50 से शुरू होती है। द मॉडर्न पीरियड इज डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम द मेडिवल पीरियड। बहुत तरह से क्या था? डिस्टिंक्टली मतलब होता है आपका स्पष्ट रूप से, मतलब स्पष्ट रूप से बहुत। जहाँ देखिए वहाँ मेडिवल पीरियड में तलवार भालों का यूज होता था मेडिवल पीरियड में, अभी मतलब और बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। अब यहाँ कार हो गए, टैंक हो गए, ठीक, एरोप्लेन हो गया। और मेडिवल पीरियड में अभी बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट हो गए, बहुत तेज़ी से चलने वाले ट्रांसपोर्ट। मोस्ट डोमिनेंट फीचर ऑफ दिस पीरियड इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो सबसे बड़ा परिवर्तन जो देखने को मिलता था, बहुत ज़्यादा मतलब स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है मेडिवल पीरियड में और मॉडर्न पीरियड में। जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है वो क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जहाँ पहले लोग क्या करते थे, अपने घरों में छोटा सा बस उतना ही बनाते थे जितना वो बेच लेते थे, बनाते थे खुद और बेचते खुद थे। बाद में यूरोप में ही फैक्ट्री सिस्टम शुरू हुआ, क्योंकि यूरोप में क्या होता था, ज़्यादातर ठंडी पड़ती थी, तो बाकी दिन में वो लोग क्या करते थे, घरों में काम करते। तो फैक्ट्री सिस्टम शुरू हुआ। फैक्ट्री सिस्टम में लोगों ने देखा कि 10 लोग काम कर ले, एक आदमी अगर एक काम करे तो वो बहुत जल्दी काम कर लेगा। तो मान लीजिए कपड़ा ही बनाना है तो कोई बटन ही लगा रहा है, बस उसका काम है बटन लगाना। कोई मान लीजिए कपड़ा काट रहा है, कोई इस तरह एक काम को बांट के कर लेने से वो बहुत जल्दी हो जा रहा था। और ये क्या हो गया, एक मालिक होता था, 4 लोग को रख लिया और ऐसे काम करता था। तो ये कुटीर अभी मतलब छोटे उद्योग छोटा ही था अभी। लेकिन जब इन्होंने देखा मशीन का आविष्कार हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हुआ कि ये जो लोग थे वो अपना ज़्यादा फ़ायदा कमाना चाहते थे। वहाँ लोग कम थे, ज़्यादा महंगा देना पड़ता था, तो लोग सोचते थे कि मशीन ख़रीद लेंगे, मशीन बना लेंगे तो क्या होगा। मान लीजिए 1 लाख की मशीन होगी, एक बार ख़रीदना होगा और मतलब कम से कम 50 साल के लिए छुट्टी हो जाएगी। अब 10,000 मान लीजिए 10 मज़दूरों को रखेंगे, हर महीने 5-5 हज़ार लें, मान लीजिए 10-10 हज़ार लें, हर महीने 10-10 हज़ार देना है। और मशीन कितने की मिलेगी, मान लीजिए 1.5 लाख की मिली। तो वो अगर देखेंगे तो 1 ही साल का मतलब पूंजी देखा गया तो लगेगा, लेकिन बाकी के सालों क्या होगा, वो फ़ायदा ही हमें देगा। और मशीन जो है वो मनुष्य से परफेक्ट काम कर लेती है। जितने देर में मनुष्य एक बनाता था उतने देर में वो बहुत ज़्यादा कपड़े तैयार कर लेते थे, चाहे कोई भी सामान। और उसमें जो आदमी जो निर्भर करता था, जो आदमी द्वारा बनाया जाता था, वो आदमी कितना अच्छा बनाने वाला है इस पे निर्भर करता था। जबकि मशीन क्या है, मशीन से जब भी बनेगा वो वही बढ़िया क्वालिटी का ही बनेगा, ठीक।
अब ये तो हो गया, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत तेज़ी से सामान बनने लगे, और तेज़ी से सामान बनने लगे तो अब क्या था, उनको मार्केट की ज़रूरत थी। तो वो क्या करते थे, यूरोपीय कंट्री अन्य देश में माल खोज, अपना सामान वहाँ से कच्चा माल उसको चाहिए होता था, उसको प्राप्त करने के लिए दूसरे देश में उसको बेचने जाने लगे। तो यही सब है, और वहाँ पे क्या किया, अधिकार कर लिया, यही सब कहानी है। तो ये सब अभी हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। यहाँ देखिए, अभी यहाँ शुरू करते हैं। दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय अर्बनाइजेशन। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो वो जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ शहर बसेगा। स्विफ्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। अब यहाँ पे स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट देखेगा, तेज़ी से चलने वाले मतलब यातायात के साधन। डेमोक्रेटिक, अब डेमोक्रेसी क्या होता है, जनता का शासन। जहाँ अब राजा का पहले देखते थे राजा शासन करता था, अब क्या हो गया, लोग डेमोक्रेटिक की मांग करने लगे, जहाँ जनता का शासन होगा। अब एक तरह का नया सिस्टम देखने को मिलता है। इन यूरोप द मॉडर्न पीरियड बिगेन द 16th सेंचुरी। जहाँ यूरोप में कब 16वीं सेंचुरी में शुरू हो गया, जबकि इंडिया में 18th में शुरू हुआ। और देखिए अंतर कितना है, 200 ईयर का। इतने ही साल अंग्रेज हमारे ऊपर शासन भी किए, 200 सालों। देखिए मॉडर्न पीरियड जब पे, जहाँ मॉडर्न पीरियड कब स्टार्ट होता है, 16th सेंचुरी में, हमारे यहाँ 18th सेंचुरी में। अंतर कितना आया, तो 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी में हमारे यहाँ शुरू हुआ, और वहाँ जो शुरू हुआ 16th सेंचुरी में, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। तो इतने ही साल अंग्रेज़ों ने शासन किया। और एक और चीज़ पढ़े हैं, जो मॉडर्न पीरियड का डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम द मेडिवल पीरियड, और जो सबसे डोमिनेंट फीचर है वो क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। और क्या है, अर्बनाइजेशन, स्विफ्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। और डेमोक्रेसी की सबसे छोटी डिफिनीशन ये है, डेमोक्रेसी इज़ ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपुल हैव पावर टू चूज और चेंज देयर गवर्नमेंट। मतलब डेमोक्रेसी एक प्रजातंत्र, इसका हिंदी होता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र एक ऐसा शासन, मतलब एक ऐसा शासन की व्यवस्था है जिसमें जनता को ये अधिकार है कि वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है और या बदल सकता है। अब ये हो गया। इन कंपैरिजन ऑफ फॉरेन सोसाइटी मेनी सोशल इविल वर प्रिवेल इन इंडियन सोसाइटी। अब फॉरेन सोसाइटी की अपेक्षा हमारे यहाँ बहुत सारी बुराइयाँ, मतलब बहुत ज़्यादा बुराइयाँ यहाँ पे थी, प्रचलित थी। प्रिवेल्स मतलब होता है प्रचलित होना, ठीक। कंपैरिजन मतलब अब मान लीजिए कभी भी तुलना कर कंपैरिजन से ही निकालेंगे। एज सून एज इंडियन केम टू कॉन्टेक्ट विद वेस्ट कल्चर, जब हम वेस्ट कल्चर के संपर्क में आए, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी जाने वहाँ की, देयर वर इंस्पायर बाय हाई आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वलिटी मतलब समानता, फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व, मतलब सभी क्या हैं, बराबर एक ही। लिबर्टी स्वतंत्रता होती, इक्वलिटी मतलब समानता, और फ्रेटर्निटी मतलब हम क्या हैं, एक देश के हैं तो एक दूसरे के भाई बहन हुए, मतलब हम लोग सभी, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। बंधुत्व का मतलब क्या है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। इक्वलिटी है, स्वतंत्रता है, सभी को समान अधिकार है, इन सब की बात होने लगी। फॉरेन imperialism now stood before them, stake necked with all its oppression and aggression। तो जो इम्पीरियलिज्म मतलब होता है समाजवाद, जहाँ पे ये जो समाजवाद
साम्राज्यवाद, समाजवाद नहीं, समाजवाद का सोशलिज्म होता है, ठीक है। इम्पीरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद। अब ये क्या कर रहे थे, अपना राज्य इकट्ठा कहीं अधिकार करते थे, वहाँ पे अधिकार करते थे, वहाँ से रॉ मटेरियल अपने फैक्ट्रियों के लिए लाते थे और अपने यहाँ का बना सामान वहाँ पे बेचते थे और शासन पर अधिकार उन्हीं का होता था। तो इससे ये जो विदेशी जो ऑपरेशन कर रहे हैं हमारा, उसको क्या सब हम जान गए। सून दे स्टार्ट नेशनल मूवमेंट, उसके बाद नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ब्रिटिश रूल एंड आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ सेक्रेसिज्म अनटोल्ड मिस्ट्रीज दे वोन देयर फ्रीडम इन 1947। मतलब दुख होता है, इसका मतलब सेक्रीफाइस मतलब बलिदान होता है। तो बहुत सारा नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गया और ब्रिटिश रूल से बहुत लंबा संघर्ष चला, बहुत लोग बलिदान दिए, बहुत कष्ट सहना पड़ा। उसके बाद जाके हमको स्वतंत्रता मिली है। कब मिली? 1947 में। मेजर डेवलपमेंट ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, जो मुख्य जो डेवलपमेंट हुआ 18th सेंचुरी में वो क्या हुआ? द 18th सेंचुरी इज़ जनरली रिगार्डेड एज द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो 18th सेंचुरी है वो क्या डार्केस्ट पीरियड इंडिया की हिस्ट्री में कहा जाता है। बिकॉज आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर क्या हो गया? इस समय ख़त्म हो गया। देयर आर इंश्योर ए स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी नॉट ओनली बिटवीन द नेटिव पावर बट आल्सो बिटवीन नेटिव पावर एंड द फॉरेनर। तो जब मेन राजा मुग़लों का जब पतन हो गया, जो बाद के राजा जो आए उनके सक्सेसर, वो उतने अच्छे राजा नहीं थे, जिससे क्या हो गए, जो अलग अलग जो मुग़ल एम्पायर वो अलग अलग भागों में बंटने लगा। जो यहाँ के लोग तो हैं ही, साथ में विदेशियों के, यहाँ के लोग जो थे वो तो थे ही, विदेशियों के साथ में जो पावर का कि हम मतलब ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए, हम ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए। तो ये तो आपस में भारतीयों के बीच होने ही लगा, साथ में भारतीयों और विदेशियों के बीच होने लगा, सत्ता की होड़ लग गई। Taking full advantage of weakness of Mughal Empire, various states become independent in different part of India। अब मुग़ल एम्पायर जो था वो वीक हो गया था और इसका फ़ायदा उठाते हुए क्या करते थे, अलग अलग एम्पायर क्या होने लगे, स्वतंत्र होने लगे। अब मुग़ल एम्पायर क्या था, मेन राजा दिल्ली में बैठता था और उसके अपने किसी आदमी को लगा दिया कि इस राज्य को देखना, इस राज्य को देखना, उस राज्य को देखना। अब जब तक और वो क्या करता था, एक निश्चित कुछ मनसबदारी दे देता था, कुछ पैसा देना, कुछ मतलब उनको टैक्स देना पड़ता था, कुछ ना कुछ उनको देना पड़ता था। इतना देने के बदले उनको दे दिया गया था कि इतना मतलब आप इस राज्य का खर्चा वर्चा देखिए, इतना सेना रखिए, ये सब करिए। वो रूल रेगुलेशन था। जब तक राजा स्ट्रांग था तब तक तो सब सही रहा, लेकिन जब लोगों ने देखा कि राजा अब तो ये उन्हीं के अंडर काम करते थे, वही लोग क्या होने लगे, अपना स्वतंत्र होने लगे। तो सबसे पहले जो स्वतंत्र होने वाला, जो मुग़ल एम्पायर से होने वाला जो राज्य था वो कौन था? हैदराबाद था, जो 1724 में अलग स्टेट हुआ। और किसके द्वारा? निज़ामुल मुल्क। अलग राज्य बनाते हैं कि हम अलग रहेंगे, सबसे पहले हैदराबाद ने 1724 में निज़ामुल मुल्क द्वारा। देन टेकिंग एडवांटेज ऑफ वीकनेस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, मुर्शिद कुली खां, उसके बाद मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खान ने बंगाल में इंडिपेंडेंस बनाया। कि ये भी लोग क्या थे, मुग़ल के अंडर काम करते थे, लेकिन जब देखा गया कि अब वीक हो गए हैं जो सक्सेसर हैं, तो ये भी लोग अपना अलग कह दिए, अपने आप को राजा घोषित कर लिए कि अब हम ही राजा हैं। तो ये मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां बंगाल में अपने को स्वतंत्र कर लिए कि हम यहाँ के बंगाल के राजा हैं। द मराठा यूज दिस सिचुएशन एंड मेड ग्रेट इनरोड इन मुग़ल टेरिटरी अंडर देयर पेशवा। और मराठाओं ने क्या किया, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए जो भी मुग़ल के टेरिटरीज़ मतलब राज्य जो थे उनके मुग़ल एम्पायर के, उसको अपने पेशवा के अंडर में जीतने लगे।
द यूरोपियन आल्सो डिड नॉट सिट आइडल, जो यूरोपी जो थे, फ्रांस था, पुर्तगाल था, अंग्रेज थे, ये भी खाली बैठे नहीं हुए थे। दे वर क्विक कैपिटलाइज ऑन द ओकेजन एंड ट्राई टू इस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया। वो क्या करना चाहते थे, वो राज्य पे अधिकार करना चाहते थे, और मतलब राज्यों को पे अधिकार करके इंडिया को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे कि अपना एम्पायर यहाँ पे इंडिया में हम खड़ा करें। जैसे मुगल एम्पायर है वैसे हम अपना एक एम्पायर शुरू करें, अपना साम्राज्य बनाएं। दस इंश्योर ए स्ट्रगल बिटवीन पुर्तगीज, डच एंड फ्रेंच एंड ब्रिटिश। तो चारों लोग, ये लोग जो विदेशी लोग थे, डच थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए, ठीक है, और सबसे बाद में कौन आया, फ्रांस आया, ठीक। और और सबसे अंत में जाने वाला पुर्तगाली थे 1744 एंड 1763 विद द इंटरप्शन ऑफ 3 कर्नाटक वार। तो अब क्या हुआ, अब ब्रिटिश इन लोगों में क्या हुआ, 1744 से 1763 के बीच इनके बीच 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए। किसके बीच, अंग्रेज़ों के और फ्रांस के बीच। किस लिए, कि हम शक्तिशाली है, हम शक्तिशाली है। अलग अलग मान लीजिए किसी बात पे एक जगह युद्ध होता था तो जहाँ जहाँ ये लोग थे वहाँ लड़ जाते थे। ऐसे कई युद्ध हुए, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए, 3 कर्नाटक वार। अंत में कौन जीतता है, इंग्लिश। अंग्रेज जो थे वो अंत में सफल होते हैं। देन देयर इंश्योर ए लॉन्ग स्ट्रगल बिटवीन इंग्लिश एंड मराठा। उसका लंबा संघर्ष चलता है अंग्रेज़ों और मराठा के बीच, मैसूर से और हैदराबाद से। अंग्रेज़ों और मराठाओं का फिर मैसूर से, मैसूर के टीपू सुल्तान आप लोग ने सुना होगा, तो हैदराबाद से इनसे होता है अंग्रेज़ों से। अब फ्रांस को तो हरा दिया, उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक को हराते हैं अंग्रेज़। फिर क्या होता है, एंड ऑफ 18th सेंचुरी द इंग्लिश वर अहेड ऑफ, अरे यार रुको, ये क्यों उड़ रहे हो। और 18th सेंचुरी के अंत में जो सबसे सुप्रीम कब हो जाता है, बस एक ही आदमी बचता है, वो क्या, अंग्रेज बचते हैं। मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। मेन सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के क्या हैं, 2 तरह के सोर्स होते हैं, एक है प्राइमरी, दूसरे है सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स कौन से हैं, इंक्लूडिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाइक गवर्नमेंट रिपोर्ट। अब देखिए, अलग अलग जब अंग्रेज अलग अलग राज्यों में अधिकार कर लिए तो वो क्या, वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट तैयार करते थे, रिपोर्ट तैयार करते थे। जैसे रिपोर्ट तैयार करते थे लिटरेरी एंड आर्टिस्ट एविडेंस। लिटरेरी और आर्टिस्ट एविडेंस मतलब जैसे मान लीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कुछ लिखा जो, और किसी ने कोई पेंटिंग बनाया, तो ये सब भी कुछ एविडेंस के क्या होते हैं। लिटरेरी मतलब साहित्य होता है, जो किताब उताब लिखी जाती है। एविडेंस लाइक बुक एंड पेंटिंग, जो आर्टिस्ट ने मतलब जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बुक लिखेंगे, कोई पेंटिंग बनाएगा। आर्कोलॉजिकल रिमेन सच एज मॉन्यूमेंट। आर्कोलॉजिकल रिमेन जैसे मॉन्यूमेंट है, आर्ट फैक्ट्स है। मेनी ऑफ दीज प्राइमरी सोर्स हैव बीन प्रिजर्व इन आर्चीव्स एंड म्यूजियम। इनको आर्चीव्स और म्यूजियम में रखा जाता है। द कंक्लूजन दैट आर रीच बाय हिस्टोरियन आफ्टर स्टडिंग दीज प्राइमरी सोर्स कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स। अब इन सभी प्राइमरी सोर्स को पढ़ने के बाद जो क्या होता है, अब इन सबको आर्चीज मतलब होता है अभिलेख होता है। मान लीजिए अब कुछ लिखा उखा है ये सब, तो इन सब को पढ़ने के बाद क्या होता है, अरे रुक जाओ, दब जाओ, इसको दबा देते हैं। तो जो राइटर जो पहुंचते हैं जो निष्कर्ष पे, अब इन सब को पढ़ने के बाद राइटर क्या करते हैं, अपना लिखते हैं। तो वो दूसरा, रुक जाइए, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। जो उसके बाद प्राइमरी सोर्स को पढ़ने के बाद उसके बाद सेकेंडरी सोर्स मिलता है। दीज आर अवेलेबल इन द
फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिव्यू करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, बुक लिखते हैं। मान लीजिए ये जितने आर्टिकल में पेंटिंग मिला, बिल्डिंग मिला और जो भी ये डॉक्यूमेंट मिला, गवर्नमेंट की रिपोर्ट मिली, इन सब को पढ़ने के बाद ये क्या करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिव्यू करते हैं, कोई किताब, कोई लेख छापते हैं, कोई किताब छापते हैं। तो ये जो चीज़ होता है वो सेकेंडरी होता है। प्रिंटेड बुक, जो किताब, बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, अब जो हो गया प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया तो बहुत सारी किताबें छप गई। इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज फॉर अवेलेबल विच थ्रो लाइट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, तो बहुत सारी किताबें मिलती हैं जिससे क्या, जिसको पढ़ के जो भारतीयों द्वारा और विदेशियों द्वारा लिखी गई है, जिसको पढ़ के उस समय के बारे में हम जानकारी जान सकते हैं, उस समय इंडियन का जीवन कैसा था। दिस बुक आल्सो थ्रो ए लॉट गुड डील of light on progress made by man in different fields such as medicine, engineering, technology, literature, history, mathematics, music, dance, drama, so on। तो इनके साथ हम ये भी जान सकते हैं कि मनुष्य ने किन किन क्षेत्र में प्रोग्रेस किया है, मेडिसिन में क्या प्रोग्रेस किया, इंजीनियरिंग में क्या किया है, टेक्नोलॉजी क्या है, आर्ट क्या है, किताबों में ये सब कुछ मिलता है, हिस्ट्री मिलता है, मैथमेटिक्स मिलता है, म्यूजिक मिलता है, डांस मिलता है, ड्रामा, बहुत कुछ जान सकते हैं। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री डिफरेंट पावर प्ले देयर पार्ट, अलग अलग बहुत बड़ी कंट्री थी तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग शासन करते थे। ऑल पावर एक्सचेंज डॉक्यूमेंट मतलब एक लिखित दस्तावेज होता है, लिखित रूप से कुछ रखा जाता है, उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं। दिस गवर्नमेंट, तो वो क्या, कोई भी चीज़ करने के लिए वो एक दूसरे से अलग अलग गवर्नमेंट होते थे, वो एक दूसरे से क्या करते थे, इन डॉक्यूमेंट का एक्सचेंज करते थे, अदला बदली करते थे। दिस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हैव बीन वेल प्रिजर्व एंड नाउ ईज़िली अवेलेबल, ये अच्छे से इसको प्रिजर्व रखा जाता था, सुरक्षित रखा जाता था। फ्रॉम देयर स्टडी वी कैन ईज़िली नो हाउ डिफरेंट पावर डील विथ ईच अदर एंड हाउ अल्टीमेटली ब्रिटिश ओवर पावर देम वन बाय वन। अब इन डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद हम जानते हैं कि एक दूसरे से लोग कैसे डील करते थे, कैसे बात कर, मतलब जो भी उनके साथ क्या क्या नीतियाँ अपनाई, क्या क्या किया, और कैसे अंत में जाके ब्रिटिश ने क्या किया, सबसे वन बाय एक करके कैसे अंग्रेज़ों ने सभी राज्यों को हराया, कौन कौन सी पॉलिसी लगाई, क्या क्या कब क्या क्या हुआ। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन और पैम्पलेट जानते ही होंगे, छोटी छोटा मतलब लेख जो एक पेज पे कुछ छपा होता है, प्रचार मतलब पैम्पलेट टाइप का। वी आल्सो गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न पीरियड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर से जान सकते हैं मॉडर्न पीरियड के, मैगजीन से जान सकते हैं। पैम्पलेट क्या होता है, जैसे चुनाव प्रचार में आप लोग देखते हैं कि वोट फॉर के लिए एक छोटा सा छपा होता है, वो पैम्पलेट है। चाहे यहाँ देखते हैं क्या, किसी चीज़ का होल्डिंग छपा होता है, छोटा सा पैम्पलेट, ये सब छपा होता है। विच वर प्रिंटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, डिफरेंट लैंग्वेज बाय डिफरेंट पीपल। और न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्पलेट से इसलिए जान सकते हैं कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग पार्ट में छपी थी। इन सब को पढ़ के भी हम जान सकते हैं मॉडर्न पीरियड के बारे में। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, अब हिस्टोरिकल बिल्डिंग क्या करती हैं, वी कैन स्टिल सी many historical building throughout India. This building throw a lot good deal light on art, architecture, sculpture of Indian state, particular in राजस्थान एंड मध्य भारत। तो ये जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है बहुत कुछ कहती हैं, जैसे मेनली जो स्टेट जो हैं राजस्थान और मध्य भारत में, दे वेल नो असेंबली हॉल, इन इंडिया गेट, सेंट्रल सेक्रेटरीट एंड द राष्ट्रपति भवन, द पार्लियामेंट हाउस, बिरला हाउस, आवर नेशन वेल्थ, ये सब क्या है, हमारे नेशनल वेल्थ हैं, राष्ट्रीय धन हैं। एंड मस्ट बी प्रिजर्व, और इनको संरक्षित रखा जाता है। दीज बिल्डिंग नॉट ओनली टेल अस अबाउट द पास्ट, ये बस हमें अतीत के बारे में बस नहीं बताती, बट आल्सो थ्रू ए गुड डील विथ लाइट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्किटेक्चर स्किल ऑफ इंडिया, साथ में ये बताता है कि इंडिया के आर्किटेक्चर स्किल कितनी अच्छी, भवन निर्माण वास्तुकला कितनी अच्छी है, ये भी बताती है,
बताती हैं ये बिल्डिंग। द विक्टोरिया मेमोरियल इज़ कोलकाता इज सिचुएटेड बेस स्ट्रक्चर बेस्ड बिल्डिंग। विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में स्ट्रक्चर बेस्ड बिल्डिंग है। अदर वर्क ऑफ आर्ट वेरियस स्टैचू रेयर स्पेसिमिन ऑफ पेंटिंग, मतलब बहुत सारी स्पेसिमिन मतलब नमूना होता है। स्पेसिमिन मतलब क्या होता है? नमूना, मतलब जो बनाया जाता है पेंटर के द्वारा। ओनली इम्पॉर्टेंट रेयर स्पेसिमिन ऑफ पेंटिंग आर नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट एज वर्क ऑफ आर्ट बट दे आल्सो टेल अस समथिंग अबाउट द फिजिकल फीचर एंड आर अचीवमेंट ऑफ द नेशनल लीडर एंड ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सनालिटी। अब जो हम देखते हैं, जो ये स्टैचू देखते हैं, पेंटिंग देखते हैं, तो इससे हम बस उनकी पर्सनालिटी के साथ साथ उनकी अचीवमेंट को भी जान जाते हैं। उनकी आकृति से उनकी मतलब हम अपने आप को एक जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट वर्क एब आर्ट बट आल्सो टेल अस समथिंग अबाउट फिजिकल फीचर। उनकी फिजिकल फीचर कैसी थी? अचीवमेंट जो नेशनल लीडर के थे वो क्या थे? ग्रेट, और जो हमारे ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सनालिटी महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, तो ये लोग क्या थे? और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये लोग क्या हैं? और लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, तो ये लोग क्या हैं थे? ये लोग थे हिस्टोरिकल पर्सनालिटी। अब हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो ये जो चैप्टर है मॉडर्न पीरियड के बारे में। मॉडर्न पीरियड जो है इंडिया में 1750 में स्टार्ट होता है। इस पीरियड में जो मुख्य विशेषता थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, अर्बनाइजेशन थी, स्विफ्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। ये तो देख लिए। जहाँ यूरोप में 16वीं सेंचुरी में शुरू होता है, इंडिया में 18वीं या 19वीं शताब्दी में शुरू होता है। उस समय भारत में बहुत सारी बुराइयाँ थी, मतलब बहुत सारे दोष थे हमारे समाज में, जिसको हमने क्या फॉरेन के संपर्क में आने से बहुत सारी विचार जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी को जानते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ से दूर होती हैं। साथ में हमने क्या किया? स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, बहुत लंबा संघर्ष चला, तब जाके हम अंग्रेज़ों की गुलामी से, मतलब अंग्रेज़ों के शासन से जाके आज़ाद हुए। और ये सब मुग़ल क्या कैसे पतन हुआ, कैसे देश मुग़ल के मतलब भारत के लोग आपस में लड़ रहे थे मतलब राज्य को लेके, जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। ठीक, वो क्या किया? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की। और ये निज़ामुल मुल्क ने पहला जो था मुग़ल एम्पायर से अलग होने वाला, फिर मुर्शिद कुली खां था, फिर ऐसे मराठा, फिर जो कर्नाटक वार था 1744 से 1763 में इंग्लिश के बीच हुआ। और हिस्ट्री जो है दो तरह से है, एक प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स वो होते हैं जो ये मॉन्यूमेंट होते हैं, जो कोई आर्टिस्ट लिखा, कोई रिपोर्ट हुआ, ठीक, तो ये सबसे, और उसको पढ़ने के बाद जो तैयार होता है, जो रिपोर्ट तैयार होता है, रिव्यू करते हैं, कोई बुक लिखा जाता है, वो सेकेंडरी सोर्स होते हैं। प्रिंटेड बुक जो थी वो इस समय प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया, जिससे किताबें छापना आसान हो गया। मैगज़ीन, न्यूज़पेपर और ये सब छपते थे, जिसको पढ़ के हम जान सकते हैं। जो अलग अलग गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते थे, जो अलग अलग सरकारें थी, उनको पढ़ के हम जान सकते हैं। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, पैम्फलेट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग को देख के, अदर वर्क ऑफ आर्ट जो थे, जो स्टैचू थे, जिससे जो ये सब जान सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हिस्ट्री हैज़ डिवाइड इनटू कितने पार्ट में? 3 पार्ट। कहीं की हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है। अगला, इंडियन मॉडर्न बिगिन आफ्टर कब से? 1715 से मॉडर्न पीरियड से। ये पहले, दूसरे का ये। तीसरे का, इंडिया गेट इज एग्जाम्पल ऑफ मॉन्यूमेंट। क्या है? एग्जाम्पल ऑफ, पैलेस तो है नहीं, महल तो है नहीं, ब्रिज तो, पुल तो है नहीं, मॉन्यूमेंट है, स्मारक है। फिल इन द ब्लैंक्स,
वीडियो देखिएगा और सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। इंडिया इज़ लार्ज कंट्री, ट्रू है। इन बड़ा कंट्री है। इन यूरोप मॉडर्न पीरियड 16th सेंचुरी में, अभी हम पढ़े हैं। कर्नाटक वार ये किसके बीच लड़ा गया, वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा ट्रू है या फॉल्स। न्यूज़पेपर ये सब क्या है, आर नॉट, न्यूज़पेपर है सोर्स, तो ये गलत लिखा है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। ये अंग्रेज़ों और फ्रांस के बीच लड़ा गया। और सब क्वेश्चन जो है वीडियो एक बार देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक यू क्लास।